नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। ग्वालियर के केदारपुर धाम में दीपावली की सुबह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 4 दिवसीय संगठन प्रचारक वर्ग का शुभारंभ हो गया है। मोहन भागवत ने प्रचार वर्ग के पहले चरण में वर्ग के उद्देश्यों के बारे में बताया। प्रचारक वर्ग में 31 विविध संगठन के 556 प्रचारक शामिल हुए हैं। यहां राष्ट्रीय, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके अलावा शहरों और गांवों में संघ के मित्रों को बढ़ाने पर भी बात होगी। साल 2025 में संघ के 100 साल पूरे हो जाएंगे। अगले साल संघ शताब्दी वर्ष मनाने जा रहा है, जिसकी तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। इस बैठक में शताब्दी वर्ष पर होने वाले कार्यक्रमों पर भी चर्चा होगी, लेकिन खास तौर पर इस बैठक पर नजर रहेगी कि बीजेपी और आरएसएस के समन्वय को लेकर किस तरह से मंथन होता है, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बोला था कि अब हमें चुनाव में संघ की जरूरत नहीं है। हालांकि इस बयान को लेकर बीजेपी को आलोचना का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा विपक्ष की तरफ से जाति जनगणना की बात की जा रही है, तो सपा की तरफ से पीडीएफ पर जोर दिया जा रहा है। वहीं बीजेपी की तरफ से हिंदुत्व, एकता को लेकर बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान सामने आ रहे हैं। तो इन बयानों पर भी संघ का समर्थन भाजपा को चाहिए। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर संघ की इस बैठक में मंथन होगा, और इस मंथन से क्या निकलेगा और ये मंथन क्या बीजेपी के लिए चिंतन होगा, इसी खास मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा हमारे खास पेशकश में। तो इसके अलावा विपक्ष की तरफ से जाति जनगणना की जो बात की जा रही थी, अब देखना होगा आरएसएस की इस बैठक में क्या कुछ मंथन निकलकर सामने आता है और किस तरह से जो बीजेपी और आरएसएस के समन्वय को लेकर चर्चा है, और इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। और जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आपसे तारुफ कराया। तो हमारे साथ हैं बीजेपी नेता अनिल गोयल जी, कांग्रेस प्रवक्ता प्रबल प्रताप शाही जी और आरएसएस विचारक दिनेश उपाध्याय जी। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा पर। सबसे पहले अनिल गोयल जी, देखिए जिस तरह से आरएसएस का 4 दिवसीय मंथन है, और वो बयान हम सबको याद है लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से जेपी नड्डा ने कहा था कि अब हमें चुनाव में आरएसएस की जरूरत नहीं है, लेकिन सबको पता है कि आरएसएस के जो उनके प्रचारक हैं, जो उनके मित्र हैं, वो लोगों तक बीच में एक आत्मीयता के साथ रहते हैं, आत्मीयता के साथ उनका सामंजस्य चलता है। जो ये बयान था, इसको लेकर आप लोगों को काफी आलोचना का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब ये मंथन है, इस मंथन में जरूर चिंतन भी होगा कि आखिर क्यों बीजेपी की तरफ से इस तरह से बयान सामने आ रहे हैं, और क्या यही वजह है कि लोकसभा चुनाव में इसका नुकसान देखने को मिला। तो बहुत सारे मुद्दे भी है, तमाम मुद्दे भी है, लेकिन बीजेपी इस 4 दिवसीय आरएसएस के बैठक को कैसे देखती है। हालांकि जो मुख्यमंत्री है मोहन यादव, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। निश्चित तौर पर जो 4 दिन की बैठक है, देश हित में फैसले होंगे, देश कैसे आगे बढ़े उस तरफ कदम पर चर्चा होगी। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर वैचारिक रूप से संघ के ही साथ खड़ी हुई है। कहीं कोई हमारा आपस में विवाद नहीं, हमारी कोई आपस में कोई दूरी नहीं, वो हमारा मात्र संगठन है। और मात्र संगठन की हमेशा सोच रहती है कि देश हित के अंदर फैसले हो। अगर धारा 370 हटाने का फैसला करा था, तो हमने धारा 370 हटाई, हम किसी मुद्दे से नहीं भटके। और आप एक बात और देखो कि संघ की जो संघ के विचारधारा से जुड़ेंगे, जो संघ से जुड़ेंगे, तो उनका एक एक शब्द देश हित के लिए है। वो राष्ट्र हित की बात करते हैं, वो पूरे समाज के हित की बात करते हैं, वो हिंदुस्तान को प्यार करने वाले प्रत्येक नागरिक को की बात करते हैं, उनके हित की बात सोचते हैं। तो निश्चित तौर पर 4 दिन का जो मंथन होगा, मंथन के अंदर जो कुछ निकलेगा वो देश हित के अंदर होगा, राष्ट्र हित के अंदर होगा। आपने एक भी बात माननीय मोहन भागवत जी ने जब भी कहा है, एक एक शब्द को भी अपावर करेंगे, तो वो सब शब्द सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र हित में है। और हमको जो संघ के अंदर सिखाया जाता है कि अपने लिए कुछ नहीं है, राष्ट्र के लिए सब कुछ करना है, अपनी आहुति देकर के राष्ट्र के लिए करना है। कहीं भी कोई आपत्ति होती है, कहीं भी कोई दिक्कत होती है, तो आपने एक बात देखा होगा, आरएसएस के जो स्वयंसेवक हैं, जो हमारे सारे स्वयंसेवक हैं, वो सारे सेवा कार्य में जुट जाते हैं, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति धर्म के, बिना किसी क्षेत्रवाद के। किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी जाति धर्म, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी भाषा को मानने वाले हैं,
लेकिन अब वो भारतीय हैं, भारतीय के साथ आरएसएस पूरी तरह से खड़ा हुआ है और आरएसएस का पूरा जो वर्किंग है वो देश हित बिल्कुल में है, अनिल जी, राष्ट्र लेकिन जब आपकी पार्टी के नेताओं की तरफ से इस तरह के बयान सामने आते हैं कि अब हमें चुनाव में आरएसएस की जरूरत नहीं है, तो फिर लगता है ना कि शायद यहां पर समन्वय की कमी है कि आरएसएस के जो बड़े पदाधिकारी उनकी तरफ से बयान सामने आता है कि घमंड नहीं करना चाहिए, और जिस तरह से आप लोग इस बार सीटें कम हुई, ऐसा इशारा था कि संघ की तरफ से एक सीख दी गई है, तो ऐसा लगता है कि आपस में थोड़ा सामंजस्य कम हो गया है। और क्या इस बैठक में इस पर भी चर्चा होगी? क्योंकि चर्चा तो बैठक है, बैठक में जरूर, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि जो भी संघ के विचार थी उसको बीजेपी ने यहां पर बिल्कुल छोड़ा नहीं है और बीजेपी उसके साथ चलती, चाहे 370 का मुद्दा और राम मंदिर का मुद्दा हो, लेकिन समन्वय की थोड़ी सी कमी है। आगे जी सिर्फ समन्वय की कोई कमी नहीं है, चीजों को तोड़ मरोड़ के पेश करना और चीजों का अर्थ का अनर्थ निकालना, वो क्योंकि माननीय हमारे राष्ट्राध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं, वो एबीपी से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से निकले हुए कार्यकर्ता हैं, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी हमारे संघ की एक शाखा है, जैसे भारतीय जनता पार्टी की शाखा है। तो वो तपे हुए कार्यकर्ता हैं, लेकिन जिस भी परिप्रेक्ष्य में जो बात आई है उसको तोड़ मरोड़ कर पेश करना, ये तो प्रश्न ही नहीं उठता। आपने एक बात और देखी होगी, जब जनता पार्टी की सरकार थी तो हमको कहा गया था कि आप या तो जनता पार्टी की सदस्यता लो या संघ की सदस्यता लो। भारतीय जनता पार्टी ने जनता पार्टी को छोड़ना स्वीकार कर लिया, संघ की सदस्यता से कोई समझौता नहीं है, और संघ का सीधा स्पष्टीकरण है कि देश के अंदर फैसले लेने हैं। और मैं स्पष्ट तौर से कहता हूं कि चाहे माननीय जेपी नड्डा जी हैं, चाहे माननीय मोदी जी हैं, चाहे अमित शाह जी हैं, निश्चित तौर पर सब पीछे जो आरएसएस की पूरी विचारधारा के साथ सहमत होकर के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। हाँ, ये जरूर है, ये जरूर है, मैं एक बात और, ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन संघ के आशीर्वाद से आज मजबूत हो चुका है, आज मजबूत होकर के वो देश की सेवा में लगा हुआ है। बिल्कुल वही मेरा सवाल भी था, आपने कहा मजबूत हो गया, लेकिन इतना मजबूत हो गया था कि इस तरह के बयान सामने आ रहे थे कि हमें संघ की आवश्यकता नहीं है चुनाव प्रचार में या चुनाव में। दिनेश उपाध्याय जी, देखिए बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर इस बैठक में मंथन किया जाएगा, राजनीतिक है, सामाजिक मुद्दे हैं, धार्मिक मुद्दे, तमाम मुद्दों पर यहाँ पर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। लेकिन आप लोग के जो बहुत सारे वैदिक अनुषंगिक संगठन है वो सारे यहाँ पर शामिल हो रहे हैं, बहुत लंबी चर्चा होगी। इस मंथन से क्या निकलकर सामने आएगा? संघ का कार्य व्यक्ति निर्माण, समाज निर्माण और क्षेत्र के अंदर अपने सामाजिक सद्भाव, सामाजिक समरसता में पारंपरिक व्यवस्थाएं को मजबूत देने का कार्य है। और अभी संघ का शताब्दी वर्ष है, चल रहा है ये 2025 में। संघ का निर्माण जब हुआ तो कुछ चीजों के ऊपर ध्यान दिलाने की आवश्यकता है राष्ट्र को। 1% स्वयंसेवक ग्रामीण अंचल में और 3% स्वयंसेवक शहरीकरण अंचल में तैयार करें, इस तरह का भाव लेकर के कार्य खड़ा किया गया था। लेकिन अभी मैं ये बात मान करके चलता हूं पूरे राष्ट्र का प्रवास करने के बाद कि हमारा जो लक्ष्य 1% स्वयंसेवक ग्रामीण अंचल में, 3% शहरीकरण अंचल में, वो आज तक अभी पूरा नहीं हो पाया। उसको पूरा करने की आवश्यकता है। जिस दिन राष्ट्र के अंदर संघ अपना कार्य पूरी तरह से खड़ा कर देगा, जो हमारी सोच है, तो ये सब चाहे वो राजनीति का क्षेत्र का विषय है, स्वास्थ्य का क्षेत्र का विषय है, शिक्षा के क्षेत्र का विषय है, या समाज के अंदर जो कुरीतियां, जो तरह तरह के विचार देश के अंदर कुछ लोग दे रहे हैं और परोस रहे हैं, उनका नुकसान भी राष्ट्र को हो रहा है। पहले भी हुआ है, आगे भी होने के चांस हैं। विचारधाराओं को एक पटल पे लेकर के आना, राष्ट्र हित की बात करना। जब भी हम एक समाज को खड़ा कर लेंगे, अच्छे स्वच्छ और समृद्ध और स्वस्थ मानसिक के समाज को खड़ा कर देंगे, तो यहीं से राजनीति का अंकुर भी फूटेगा। इसलिए जो भी राजनीति का क्षेत्र में जाएंगे, इसी समाज के लोग हैं, इसी समाज से लोग जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन तो तरह तरह की जो राजनीति का जिक्र किया कोई जी, आपने जिक्र किया राजनीति का, जिस तरह से बीजेपी है
वो आपके अनुषंगिक संगठन कहा जाता है, बीजेपी अपनी मातृ संस्था कहते हैं आरएसएस को। लेकिन जिस तरह से कुछ समय से हमने कुछ बयान सुने, आपको भी पता होगा, चाहे जेपी नड्डा का बयान हो जो सामने आ रहे थे, क्या इस मंथन में, इस बैठक में इस पर भी विचार विमर्श होगा कि आखिर कहीं कुछ अगर समन्वय की कमी है तो उसको दूर किया जाए? और तमाम इस तरह के भी कुछ ऐसे बयान भी सामने आ रहे हैं जिसको लेकर आरएसएस की तरफ से समर्थन भी किया गया। योगी आदित्यनाथ की तरफ से बयान सामने आया कि बटेंगे तो कटेंगे, और बीजेपी की और दूसरी विपक्षी पार्टियों की तरफ से पीडीए की बात सामने आ रही है, जातिगत जनगणना की बात सामने आ रही है। तो क्या इसको लेकर प्रमुख तौर पर इस पर चर्चा होगी कि आखिर किस तरह से हिंदुत्व की भावनाओं के साथ कैसे हिंदुओं को इकट्ठा किया जाए? क्योंकि समर्थन है, वो जो बयान सामने आया था योगी आदित्यनाथ की तरफ से, आपके कई पदाधिकारियों की तरफ से समर्थन दिया गया, तो क्या इन खास मुद्दों पर विशेषकर इसमें चर्चा हो रही है? हम लोग भी इसके पक्ष में हैं कि भारत के अंदर रहने वाला प्रत्येक, मेरे बहने, मेरे माताएं और भाई, सबको एकत्र होना चाहिए विचार को लेकर के। राष्ट्र हित के ऊपर समझौता नहीं होना चाहिए। कौन व्यक्ति किस राजनीतिक दल में कार्य करता है वो महत्वपूर्ण नहीं रखता, महत्वपूर्ण होता है उसका विचार क्या है। राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए प्रेरणा देनी चाहिए, उस विषय के ऊपर चिंतन होना चाहिए। लेकिन ये जो बयान लोग देते हैं, बटे हैं तो बटेंगे तो कटेंगे, ये वो उनकी सबकी अपनी अलग अलग विषय स्थिति हो सकती है। लेकिन हाँ, हम इस पक्ष में हैं, सनातन के मानने वाले सभी लोगों को एक होकर आना चाहिए। लेकिन सनातन के अंदर सभी लोग हैं। सनातन एक राष्ट्र का विषय है, हिंदू से बहुत दूर हट के। अगर मैं हिंदू कहता हूं तो दूसरा बौद्ध कहेगा, कोई सिख कहेगा, कोई जैन कहेगा, कोई पारसी कहेगा, अलग अलग तरह की बातें आ जाती हैं। लेकिन अगर मैं सनातन की चर्चा करूंगा तो बौद्ध भी आ गए उसमें, जैन भी आ गए इसके अंदर, और ये जो अपने और कई तरह के धर्म, सिख वगैरह, सभी लोग सनातन में आते हैं। तो सनातन प्रेमियों को एक साथ इकट्ठा होकर के राष्ट्र की जो हम तरक्की है वो कर सकते हैं, उस बात के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। पूरा देश का, पूरी दुनिया के अंदर जो आज भारत यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो देश ने तरक्की की है, और परम पूजनीय मोहन भागवत जी के जो विचार कहीं ना कहीं हमें एक ऊर्जा उत्पन्न करते रहते हैं, इस विषय से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। हाँ, कुछ बातें ऐसी जरूर होती हैं कि कुछ शब्दों को तोड़ मरोड़ के पेश लोग करते हैं जो नहीं करने चाहिए। भाव होता है, कुछ बोल देते हैं, कुछ। कभी भी राष्ट्र के साथ इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, राजनीति विषय है भारत का। लेकिन शब्दों की मर्यादा, अपनी मर्यादा, बिल्कुल वाकई शब्दों की मर्यादा तो रहनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, मर्यादा बना के रखनी चाहिए। बिल्कुल वाकई। लेकिन जिस तरह से आपने कहा है कि आरएसएस भी ये चाहती है कि जो सनातनियों की अगर बात हो, सब एकजुट हो। यहां पर सामने प्रबल प्रताप शाही जी, जिस तरह से जातिगत जनगणना आप लोग की तरफ से लगातार जोर दिया जा रहा है, सपा की तरफ से पीडीए को लेकर जोर दिया जा रहा है, बीजेपी यही आरोप लगाते आ रही है क्योंकि आप लोग जातियों में हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, सनातनियों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह से बयान अभी सामने आया हुआ है, बटेंगे तो कटेंगे, इसको लेकर लगातार विरोध आप लोग कर रहे हैं। लेकिन ये बयान हमने देखा महाराष्ट्र के चुनाव में, झारखंड के चुनाव में, उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन में, वहां पर हर जगह इसके पोस्टर दिखाई दे रहे हैं। तो एक एकजुटता करने की कोशिश की जा रही है। और 4 दिवसीय आरएसएस का यहां पर मंथन चल रहा है, और इस मंथन से क्या निकलेगा इसमें कोई शक नहीं है। मंथन से जो भी निकलेगा, लेकिन इसमें बीजेपी को जरूर सपोर्ट पहुंचाएगा जो आपकी प्रतिद्वंदी है। देखिए महोदय, कल परसों छोटी दीपावली के दिन दीपोत्सव मनाया गया अयोध्या में, और उसी अयोध्या में वहां के सांसद अवधेश पासी जी को, जो सपा के सांसद है, दलित समाज से आते हैं, उनको आमंत्रण तक नहीं गया, उनको बुलाया तक नहीं गया क्योंकि वो दलित, और उनको आकर बोलना पड़ा साहब मैं दलित हूं, किसान परिवार से आता हूं, गरीब परिवार से आता हूं, इसलिए मुझे आमंत्रण नहीं दिया गया। ये पहली चीज। दूसरी चीज, जेपी नड्डा जो इनके भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संघ के बता रहे थे अभी कि वह कौन कौन से अनुवासित संगठनों में काम किए हुए हैं। उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो दलित समाज से आते हैं, उनको अनर्गल उनके ऊपर आरोप लगाए, अपमानजनक शब्द कहे। ये इनकी भाषा है, इनकी मर्यादा, इनका चाल चरित्र चेहरा है भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद
रामनाथ कोविंद जी को ये राम मंदिर के शिलान्यास में नहीं ले जाते, वहां मोहन भागवत जी जाते हैं। ये मोहन भागवत जी संघ के प्रमुख हैं, भारत के प्रमुख तो है नहीं, राष्ट्रपति क्योंकि दलित है इसलिए वहां पर नहीं बुलाया उनको। उसके बाद जब संसद का शिलान्यास हो रहा था तो वहां भी रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं। उसके बाद जब उद्घाटन लेकिन हुआ प्रबल जी वो तस्वीर भी लोगों ने तो देखी है केंद्रीय जब राष्ट्रपति द्रौपदी सुन तो लीजिए, सुन तो मुर्मू लीजिए। राम मंदिर गई थी और वहां पर द्रौपदी पूजा अर्चना मुर्मू कर जी रही को नहीं थी, बुलाया, सुन तो लीजिए, करी नदी में द्रौपदी पूजा मुर्मू अर्चना जी की, को वो तस्वीर भी सब लोगों ने देखी है। अरे भाई सुनिए पूरी बात सुनिए। हम लोग को आप जितना इन लोगों को समय दे रहे हैं हमको भी नहीं, तो मैं आपको भी दिया समय दे रहा करिए। हूँ, पूरा समय दे रहा हूँ। नहीं, मैं पूरी बात कह लूं उसके बाद आपका सवाल कहिए। नहीं लेना चाहिए। द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं, आदिवासी समाज से आती, उनको संसद के उद्घाटन में नहीं बुलाया गया। उसके बाद उनको राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाया गया, वहां पर भी मोहन भागवत जी रहे आपके संघ प्रमुख। क्या मोहन भागवत जी आपके जो संघ प्रमुख हैं, क्या वो देश के संवैधानिक पद से ऊंचे हैं? तो ये जो इन लोगों का ये मंथन चल रहा है, ये मंथन मैं बता दे रहा हूं, इन लोगों का मंथन है भारत के संविधान को समाप्त कैसे किया जाए, कैसे देश के पिछड़े दलितों का आरक्षण खा लिया जाए, किस तरीके से देश के पिछड़े आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को जो दिए गए जो आरक्षण प्रावधान उनको समाप्त कर दिया जाए, उनको दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया जाए, ये उस पर है। आप बताइए अवधेश प्रसाद पाठी को क्यों नहीं बुलाया? छोटी दीपावली के दिन अयोध्या के सांसद को अयोध्या के अंदर नहीं बुलाया गया। वो सरकारी डिपार्टमेंट का प्रोग्राम है, उत्तर प्रदेश शासन का प्रोग्राम था, उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग का प्रोग्राम था, उसमें क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि वो दलित है। ये तो इन लोग का चाल चरित्र चेहरा है। और जातिगत जनगणना की जहां तक बात है, अगर जातिगत जनगणना नहीं होगी तो देश का सही से अक्षर नहीं पता चलेगा कि कौन से समाज कहां पिछड़ा हुआ है, किस समाज के लिए क्या नीतियां बननी है, आर्थिक, सामाजिक और सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से कौन सा समाज पिछड़ा हुआ है, उसको हम आगे बढ़ा पाएंगे। तो ये नीतियां तो ये बनाना नहीं चाहते। इनके लिए तो राष्ट्र राष्ट्र करते हैं। इनका राष्ट्र अडानी है, इनका राष्ट्र अंबानी है। देश के सारे सरकारी जो संस्थाएं हैं सब अडानी को और अंबानी को दे दी गई है। इन लोगों की कभी नीति सरकारी आरएसएस की कभी भी जो नीति है, आर्थिक कोई नीति इनकी नहीं है। इनकी आर्थिक नीति एक ही है, ये घोर रूप से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के पोषक है। और इन लोगों के जो संबंध है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से के तमाम एजेंसियों के साथ ये लोग मिलकर देश के अंदर काम करते हैं। ठीक है, अब इन लोग ठीक का है, क्या है, दूसरी बात पर आ जाए। पूरी बात लेकिन ठीक सुनिए, है, नहीं, बहराइच में ठीक है। जो दंगा करने की कोशिश हुई, आपको भी मैंने पूरा समय दिया, पूरा समय दिया प्रबल प्रताप जी। लेकिन जिस तरह से आप आरक्षण को लेकर कह रहे थे, लेकिन राहुल गांधी विदेशों में जाकर कहते हैं कि अभी भारत में वो स्थिति नहीं कि आरक्षण समाप्त हो जाए, कभी भविष्य में ऐसी स्थिति होगी तो फिर आरक्षण समाप्त करने पर सोचा जा सकता है। ये बयान आपकी नेता की तरफ से उन्होंने ये कहा आप 50% कैप को तोड़कर आगे बढ़ने की बात नहीं, वो बयान सोशल मीडिया में हर जगह, मुझे लगता है कि वो सबको पता है। सुन तो लीजिए, मैं कह रहा हूं 50% हमारा मैनिफेस्टो में 50% के कैप को बढ़ाकर आगे बढ़ने की बात। ठीक है, बिल्कुल ये भी है, मैं भी मानता हूं, ये भी आपने जिक्र किया, उस बयान जो दिया वो भी जिक्र करते हैं, ठीक है। लेकिन अनिल गोयल जी, देखिए कुछ तो चिंतन जरूर होगी बीजेपी के अंदर, क्योंकि इतना बड़ा मंथन अभी 4 दिवसीय बैठक आरएसएस में चल रही है, कुछ विचार विमर्श भी होगा, क्योंकि जिस तरह से आरएसएस की तरफ से, उनके पदाधिकारियों की तरफ से, वरिष्ठ पदाधिकारी की तरफ से कहा गया था कि घमंड नहीं होना चाहिए, आप लोग के नेताओं की तरफ से भी बयान सामने आया, तो कुछ थोड़ी चिंतन तो जरूर होगी यहां पर बीजेपी में कि आरएसएस की इस बैठक में जब मंथन हो रहा है उसमें जो निकलकर सामने आएगा, कुछ दिशा निर्देश यहां पर बीजेपी के लिए भी होंगे, क्योंकि आप खुद मानते हैं कि मातृत्व संस्था है आरएसएस। भगीरथ जी, सही मायनों में जो मैं पहले कहा कि राजनीतिक जो हमारी बीजेपी है वो आरएसएस हमारी मातृ संस्था है, लेकिन आरएसएस की बीजेपी जैसी 36 और संस्थाएं हैं, चाहे उसको एबीपी कहें, चाहे सेवा भारती कहें, चाहे बजरंग दल कहें, चाहे विश्व हिंदू परिषद कहें, उनकी बहुत 36 चीजों के हैं, वो सब पर विचार करेंगे हम। वो एक बीजेपी एक राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रही है, बीजेपी देश की सेवा कर रही है, उसके अलावा भी वो सारे बिंदुओं पर काम करेंगे और सब चीजों पर कैसे देश सुरक्षित हो सकता है,
कैसे सब चीजों को ठीक करा जा सकता है, उस सब पर चर्चा करेंगे। नहीं, इसलिए मैं मैं केवल एक जब निश्चित पेरेंट तौर टीचर पर- मीट होता है तो बच्चे थोड़े से डरे रहते हैं, कहीं कुछ पिताजी जाएंगे, कहीं टीचर हमें- से कहीं कुछ हमें डांट ना दे या किसी तरह की शिकायत ना हो जाए। तो जिस तरह से आप खुद कह रहे हैं कि मातृ संस्था है ये, तो कुछ एक चिंतन तो होगा कि कुछ दिशा निर्देश ऐसे सामने आएंगे, कुछ बयान ऐसे जो थे पहले जिसकी वजह से नुकसान भी हुआ लोकसभा चुनाव में, तो कुछ थोड़ा सा चिंतन तो होगा बीजेपी के अंदर। आगे विजय जी, निश्चित तौर पर जो होगा वो देश हित में होगा, और उस देश हित के हर फैसले में भारतीय जनता पार्टी उनके आदेशानुसार, उनके निर्देशानुसार, उनके चलिए बताए बिल्कुल रास्ते बिल्कुल, पर चलिए समय बिल्कुल चलेंगे। बिल्कुल एक समय बात- कम है, लेकिन आपने कहा मैं- जो भी होगा उसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है दिनेश उपाध्याय जी, मैं एक से हाँ मैं एक समय कम है, एक 10 सेकंड मैं है अब- अपना, बिल्कुल। बस सर, इन्होंने अपने सांसद का रोना रोया। हाँ क्या ये राम मंदिर का समर्थन करते हैं? जब राम मंदिर की मूर्ति स्थापना का था तो हमने सबको इनवाइट करा, इन्होंने बहिष्कार करा। यानी ये बहिष्कार भी करते हैं, रोना भी रोते हैं। ये इनकी दो ठीक है, ठीक है, आपने जवाब दे दिया, आपने जवाब दे दिया जो उन्होंने एक आपत्ति उठाई, जवाब दे दिया। ठीक है, समय कम है। खड़गे जी वाली सिर्फ खड़गे जी वाली बात, खड़गे जी सनातन धर्म को गाली देते हैं, तो उसके बारे में एक शब्द बोले, क्या ये खड़गे जी बयान का समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं? ठीक है, आपने जवाब दे दिया। दिनेश जी देखिए, जिस तरह से बीजेपी राजनीतिक संगठन है, और अनिल जी खुद कह रहे हैं, और ये भी है कि आप लोग के बहुत सारे अनुसांगिक संगठन है, उसमें से राजनीतिक संगठन बीजेपी है, लेकिन क्या वाकई कोई दिशा निर्देश भी यहां पर बीजेपी के लिए जारी होगा? क्योंकि कुछ बयान ऐसे थे जिसको लेकर आरएसएस नाराज भी था, और आप लोग के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने इसको लेकर बयान भी जारी किया था, बयान भी दिया था। तो किसी तरह के दिशा निर्देश यहां पर जारी होंगे? संघ की चिंतन बैठक जब जहां जहां जिस बात को लेकर के हुई है उसमें कई पॉइंट होते हैं जिनके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, वो पहले से तय होते हैं। लेकिन उनमें प्रमुखता से आज तक जितनी भी बैठकें हुई है, जितनी गोष्ठी हुई है, अगर आपने कभी देखा हो तो प्रमुखता से उन विषयों के ऊपर चिंतन किया जाता है जो राष्ट्र हित में होते हैं। इंडिविजुअल या पर्टिकुलर नहीं होता, राष्ट्र के सबको साथ लेकर के, वसुधैव कुटुंबकम को साथ लेकर के सबके लिए क्या हो सकता है उसके ऊपर चिंतन होता है। इसलिए पर्टिकुलर कुछ नहीं होता, और ये बयान ये पहले भी चलते रहे हैं, आगे भी आएंगे। ठीक है, और लेकिन हम भी प्रबल कहते प्रताप जी ने हैं, जिस तरह से कहते कहा हैं, था, बयानों के ऊपर आप जब भाषा की मर्यादा होनी का जवाब चाहिए। देना चाहेंगे, जिस तरह से प्रबल प्रताप शाही जी कह रहे थे कि आप लोग की बैठक में ये हो रहा होगा, जिस तरह से उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए, कुछ उस पर जवाब देना चाहेंगे आप उनको? संघ की गोष्ठी में क्या होता है वो उनका एक विषय है, लेकिन जो अब तक हुआ है उससे राष्ट्रीय समाज हित की बातें होती हैं। और रही मेरे विभिन्न मित्र जो पार्टियों में अलग अलग राजनीतिक दल में कार्य करते हैं, उनको अपनी चिंता करनी चाहिए कि हम लोग क्या समाज को अच्छा दिया है, जो नहीं दे पाए क्या देना चाहिए, और किस तरह से चलना चाहिए। उसको किसी चिंतन दूसरे की बात की संगठन के आपने बारे में प्रबल प्रताप जी, चिंतन देखिए करना चिंतन बहुत वाकई आरएसएस का एक बड़ा चिंतन मंथन है 4 दिवसीय। इसमें से जो भी मंथन निकलेगा, जो भी सामने आएगा, वो राष्ट्रहित की बात कर रहे हैं कि राष्ट्रहित को लेकर हम फैसला करते हैं, और बीजेपी का पूरा समर्थन रहेगा। मैं आपको बताऊं चिंतन प्रबल क्या हो रहा है। प्रताप जी संक्षेप में जवाब चिंतन क्या हो रहा है? संक्षेप में। चिंतन इन लोगों का ये हो रहा है कि इन लोगों को एक गार्जियन काउंसिल बनाना है, मार्गदर्शक काउंसिल, और यह लोग एक मनुवादी व्यवस्था वहां लागू करना चाह रहे हैं, और उसमें हेड होंगे आरएसएस के प्रमुख, और जो भी बिल पारित होना चाहेगा संसद के ऊपर वो काउंसिल बैठेगी। ठीक है, चलिए मुझे लगता है कि अभी दिनेश जी ने कहा, अरे भाई नहीं माफी चाहूंगा थोड़ा सा समय आपको कम मिला, इस बार थोड़ा समय आपको कम मिला, मैं खुद एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन फिलहाल वक्त भी हमारा समाप्त हो गया है। माफी चाहूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया प्रबल जी, अनिल गोयल जी और दिनेश उपाध्याय, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से 4 दिवसीय यहाँ पर संघ का मंथन चल रहा है, देखना होगा इस मंथन में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन कुछ बयान जो बीजेपी की तरफ से आए थे पहले, इसको लेकर निश्चय ही समन्वय को लेकर भी जरूर चर्चा होगी, ताकि आने वाले दिनों में किसी तरह से फिर आलोचना ना हो, और बीजेपी और आरएसएस का समन्वय जितना स्ट्रांग होगा, जितना बेहतर होगा, बीजेपी को उतना इससे फायदा होगा। इसी के साथ हमारे खास चर्चा में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।